Hello dear students, welcome to you at MED and 2T एजुकेशनल चैनल। प्यारे बच्चों एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, जिस तरह से आपकी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरी भी इच्छा है कि मैं आपको डॉक्टर बनाऊं और नीट की तैयारी के लिए प्रयास कर रहा हूं। जहां भी होता है मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसे फैक्ट्स आप लोगों के पास हो, खासकर ये वीडियो देखने वालों के पास, जो और किसी के पास नहीं हो। थोड़ा सा हम इसमें फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, यानी उस प्रोसेस को हम डिटेल से समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हम जो डाइजेशन की बात कर रहे थे, एलिमेंट्री कैनाल का स्टडी किए थे, तो इसमें अभी तक जो डाइजेशन की बात की उसमें कोई विशेष डाइजेशन की प्रोसेस नहीं हुई थी। क्या हो रहा था कि फूड में माउथ में लिए थे, फूड लिए, उसको चर्नअप कर अच्छी तरह से चबाए, बोलस तैयार किए यानी पोले तैयार किए, सैलो किए, निगल गए, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा वो ओसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आया और उसके बाद लीवर में आया, पैंक्रियाज, इन सब की स्टडी किए थे। लेकिन अभी तक फूड ना तो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला है ना, स्टमक में गया, स्टमक में फूड हाईली एसिडिक बना। अब उसके बाद क्या हो रहा है, फूड कैसे डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ था, इनिशिएट हुआ था, कंप्लीट नहीं हुआ था। आपको पता भी है कि डाइजेशन का मोस्टली प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। ये वाइटल ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेशन में से अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन को निकाल दो, नथिंग विल लेफ्ट, फिर कुछ है ही नहीं। अरे यार वो क्या होगा, वो ठीक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला, बैक्टीरिया नहीं है उसमें, कोई बात नहीं। लेकिन अभी तक डाइजेस्टिव एंजाइम वर्क भी किया, ऐसा नहीं कि डाइजेस्टिव एंजाइम वर्क नहीं किया, पर वो हमारे बॉडी के किस काम का? क्योंकि अभी तक जो डाइजेस्टिव एंजाइम के वर्क करने के बाद जो न्यूट्रिएंट उसे बना, वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्बेशन की पॉसिबिलिटी नहीं हुआ। अब अहम रोल अब शुरू होता है, मेन रोल अब शुरू होता है। डाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर कोई ऑर्गन प्ले करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। आइए हम जाने इस वाइटल इंपॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले समझे इसकी एनाटॉमी, जो आप सबको लगभग पता हो। आपको पता होगा स्मॉल इंटेस्टाइन या स्मॉल बॉवेल भी कहते हैं, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इनका सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन या स्मॉल बॉवेल भी कहते हैं। यहां पर न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। अभी तक न्यूट्रिएंट और मिनरल एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, नहीं, माउथ में भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, स्टमक में भी नहीं हुआ। और आपको पता ही है बाइल का में तो कोई प्रोसेस होता नहीं, बाइल तो आता है वो आकर स्टमक इंटेस्टाइन में आकर ही मिलता है। तो अब मेन प्रोसेस तो कहता है कि अगर इंटेस्टाइन की बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है और यह लगभग 20 फीट लंबा, स्मॉल इंटेस्टाइन 20 फीट लंबा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से लगभग 3 गुना ज्यादा लंबा, 20 फीट लंबा होता है, बट इसकी डायमीटर 1 इंच होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन का एनाटॉमी, स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ लगभग 20 फीट और इसका डायमीटर 1 इंच। चूंकि इसकी डायमीटर कम होती है इसीलिए इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। एक ही क्वेश्चन कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों नाम दिया गया, इंटेस्टाइन के अगले पार्ट को यानी स्मॉल बॉवेल को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? अल्दाउ ये लार्ज इंटेस्टाइन से लंबा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से काफी लंबा होता है, 20 फीट लंबा होता है, बट इसकी डायमीटर कम होती है, 1 इंच होती है। दैट्स व्हाई इसे
स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। क्लियर। स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 20 फीट लंबा 1 इंच डायमीटर का ऑर्गन है। अब अगर इसकी डिवीजन की बात करें, कहां से शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक से शुरू होता है और ये लार्ज इंटेस्टाइन के तक जाता है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन? डिडोनम, जेजिनम और इलियम। कौन कौन सा? डिडोनम, जेजिनम और इलियम। ये तीनों पार्ट कवर्ड विद ग्रेटर ओमेंथम। ग्रेटर ओमेंथम नामक लेयर से ढका रहता है। इसके ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा जो का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है ग्रेटर ओमेंथम से ढका रहता है। ओमेंटा क्या है? इट इज ए डबल फोल्ड पेरिटोनियम। ओमेंटा किसी चीज को ओमेंटम क्या कहते हैं? डबल फोल्ड पेरिटोनियम। उसके ऊपर 2 परत की एक आवरण होती है, डबल फोल्ड पेरिटोनियम होती है। पूरे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर डबल फोल्ड पेरिटोनियम रहती है जो उसको बाहर जर्क से बचाता है। इसका मेन काम है, मतलब पेट में घूसा जोर से मारिए तो क्या होगा? आपका इंटेस्टाइन डैमेज नहीं हो रहा। क्यों नहीं डैमेज हो रहा है? क्योंकि इसकी जर्क को बचाने के लिए इसके ऊपर ओमेंटा है। अब बात करते हैं डिडोनम की। डिडोनम इज लॉन्ग कट ऑफ long part of a small intestine extending from pyloric sphincter of a stomach to jejunal flexure। डिडोनम की अगर बात करते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का वह पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का वह पार्ट है जो स्टमक के पायरोलिक स्फिंक्टर से, स्टमक के पायरोलिक स्फिंक्टर से ड्यूडिनो जेजुनल फ्रैक्चर तक फैला जाता है। यानी एक तरफ पायरोलिक स्फिंक्टर होता है और दूसरी तरफ ड्यूडिनल जंक्शन होता है, इनके बीच पाया जाता है। ड्यूडिनोजर्नल क्या है? इट फ्रैक्चर इट is attached to posterior of abdominal wall by peristome fold called superiority muscles of duodenum or ligament of Treacher। डिडोनम की अगर बात करते हैं, डिडोनम के 4 पार्ट्स होते हैं। सुपीरियर डिडोनल वॉल, एम्पुला डिसेंडिंग, हॉरिजॉन्टल असेंडिंग पार्ट। ठीक है, क्या क्या हो गया? सुपीरियर डिडोनल बल्ब, एम्पुला डिसेंडिंग एंड हॉरिजॉन्टल असेंडिंग। डिसेंडिंग पार्ट ऑफ डिडोनियम हैज पेपिला containing a sphincter that regulate emptying of bile from hepatopancreatic ampulla। अगर हम बात करते हैं डिसेंडिंग पार्ट ऑफ डिडोनम की, तो डिसेंडिंग पार्ट ऑफ डिडोनम में स्फिंक्टर होता है जो हेप्टोपैंक्रिएटिक एम्पुला, जो हेप्टोपैरिएटिक एम्पुला जो बाइल डक्ट से बाइल लाता है, बाइल डक्ट से बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन लाता है? हेप्टोपैंक्रिएटिक एम्पुला। तो हेप्टोपैंक्रिएटिक एम्पुला से आने वाले बाइल को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है कितना बाइल जाना चाहिए। अब वहां पर ये क्या है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का विलाई, आगे विलाई के बारे में समझिए, विलाई वहां से वो सेंस करता है कि फूड की एसिडिटी लेवल क्या है। जाहिर है स्टमक में गया, स्टमक में आपका जो फैट है उस आधार पर उसमें एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब स्मॉल इंटेस्टाइन की कितनी एसिडिटी है इस आधार पर डिटरमाइन होता है कि उसमें कितना बाइल मिले। जितना ज्यादा एसिडिक
एसिडिटी रहेगा, जितना ज्यादा HCl रहेगा उतना ज्यादा बाइल रहेगा। क्यों? स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड ज्यादा देर तक रहता है और काफी ज्यादा प्रोसेसिंग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब अगर उसमें HCl रहेगा तो पॉसिबिलिटी है कि विलाई डैमेज हो जाएगा। दैट्स व्हाई इसको न्यूट्रलाइज करना है। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए विलाई की क्वांटिटी कौन रेगुलेट करता है? इंपॉर्टेंट पार्ट, कौन रेगुलेट करता है? विलाई की क्वांटिटी कौन रेगुलेट करेगा? ड्यूडेनोजेजुनल फ्रैक्चर। ड्यूडेनोजेजुनल फ्रैक्चर में इसमें क्या होता है? पायरोलिक स्फिंक्टर। कौन रेगुलेट करेगा? पायरोलिक स्फिंक्टर। पायरोलिक स्फिंक्टर तय करेगा कि क्या ये तय करेगा ड्यूडेनोजेजुनल जंक्शन जो है ये कितनी क्वांटिटी में बाइल उसमें मिलाएगा। अब इसके बाद कहते हैं एब्डोमिनल वॉल ऑफ पेरिटोनियल फोल्ड। हाँ, ये हो गया। जेजुनम क्या है? तो फर्स्ट पार्ट तो क्या हो गया? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में कुछ नहीं, ड्यूडेनम में जो आपका बाइल से या इंटेस्टाइन या आपको ये सॉरी स्टमक से या कहिए पैंक्रियाज से पैंक्रिएटिक एंजाइम आकर सिर्फ पैंक्रिएटिक एंजाइम से मिलेगा। इसका मेन फंक्शन क्या है? स्टमक की जो फूड आ रहा है, फूड की एसिडिटी को कंट्रोल करना। जेजुनम सेकेंड पार्ट ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लगभग 2.5 मीटर लंबा होता है। जेजुनम 2.5 मीटर लंबा होता है और ड्यूडेनम कितना लंबा होता है? ड्यूडेनम ये लगभग 12 फीट लंबा होता है। नहीं, ड्यूडेनम ड्यूडेनम पहले वर्ड कहां से आया तो ये समझिए। ड्यू मतलब 12 फिंगर, कहते हैं ये 12 फिंगर लॉन्ग होता है। ड्यूडेनम लगभग 12 फिंगर या 25 सेंटीमीटर। पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम ड्यू मतलब 12, ओनम मतलब फिंगर। ड्यूडेनम 12 फिंगर या 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑर्गन है। किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का आगे का पार्ट होता है। यहां पर ड्यूडेनोजेजुनल जंक्शन, इसकी मदद से पैंक्रियाज का पायरोलिक स्फिंक्टर बाइल पॉर अप करता है, सो दैट स्टमक ने जो फूड को एसिडिक बनाया है उसकी एसिडिटी को रेगुलेट किया जा सके। जेजुनम सेकेंड पार्ट ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन है। जो जेजुनम लगभग ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग क्या हो गया है? जेजुनम इट इज अबाउट 2.5 मीटर लॉन्ग, ये 2.5 मीटर लंबा होता है। टोटल अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो लगभग 9 मीटर लंबा होता है। 9 मीटर में 2.5 मीटर लंबा जेजुनम है और 25 सेंटीमीटर यानी 0.25 मीटर लंबा ड्यूडेनम है। और रेस्ट कौन सा पार्ट है? रेस्ट इसका पार्ट है इलियम। आगे कहता है कि वॉल ऑफ जेजुनम इज थिकर ल्यूमेन वाइडर। जेजुनम कंटेन मोर प्रोमिनेंट सर्कुलर फोल्ड ऑफ कैरेकी। जेजुनम की बात करते हैं, इसका वॉल मोटा होता है, इसमें ज्यादा ल्यूमेन पाया जाता है, इसका ल्यूमेन मतलब चौड़ा होता है और इसमें ज्यादा सर्कुलर फोल्ड पाया जाता है। अब इसके बाद आता है, अभी तक ड्यूडेनम में भी कोई विशेष न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा,
फर्स्ट टू पार्ट में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन नहीं होता, मेजर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होता है थर्ड पार्ट, दैट इज कॉल्ड इलियम। इलियम अबाउट 3 मीटर, अबाउट 3 मीटर, 3 to 6 मीटर लंबा और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है। इलियम लगभग 3 मीटर लंबा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये हम अभी तक हम समझे 3 पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, कौन कौन? डोड्यूनम, इलियम, जेजुनम और इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन का अब हम एनाटॉमी देखेंगे, यानी एक जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट्स है वो कितने लेयर का बना होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन 4 लेयर्स का बना हुआ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। स्मॉल इंटेस्टाइन 4 लेयर का बना ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। कौन कौन सा लेयर है उसका? अंदर से बाहर की ओर म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, एक्सटर्ना और सेरोसा। कौन कौन सा? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, एक्सटर्ना और सेरोसा। ये 4 लेयर हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। अंदर से बाहर, सबसे अंदर का पार्ट होता है म्यूकोसा। म्यूकोसा ही फोल्ड होकर विलाई बनाता है, म्यूकोसा ही फोल्ड होकर विलाई बनाता है। इंटेस्टिनल म्यूकोसा प्रोजेक्टेड टू ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन between villi are intestinal glands that secrete intestinal juice। अब यही इसका विलाई बनाता है। अब कहता है विलाई के बीच में बिटवीन विलाई के कहते हैं क्या? विलाई के बीच में इंटेस्टिनल ग्लैंड होता है जो इंटेस्टिनल जूस सेक्रेट करता है। अब थोड़ा सा अब हम बात पहले करते हैं विलाई की। विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले विलाई की हम एनाटॉमिकल स्टडी देखते हैं और विलाई को बड़े ध्यान से समझते हैं, क्योंकि जो स्टमक है, स्टमक में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले विलाई को ही करना है। अब ये बात कर रहे हैं, दिस इज विलाई, ये पूरी विलाई के स्ट्रक्चर है। हम थोड़ा सा विलाई के बारे में बात करते हैं। इंटेस्टिनल विलाई, इंटेस्टिनल इट इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विलाई की डेंसिटी होती है 10 to 40 विलाई पर mm²। इंटेस्टाइन की 1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया में 10 से 40 विलाई तक होती है, या इसको कहते हैं अबाउट 6000 to 25,000 विलाई पर मिलीमीटर स्क्वायर, पर इंच स्क्वायर। 1 स्क्वायर इंच में 6000 से 25,000 तक विलाई होगा। मोर विलाई मीन्स मोर अब्जॉर्प्शन, मोर विलाई मोर अब्जॉर्प्शन। अब अगर आप ज्यादा फूड खाइएगा तो उस कंडीशन में 2 चीज होगी, एक तो आपके स्टमक में विलाई ज्यादा होगा, और ज्यादा फूड खाइएगा तो उस कंडीशन में ज्यादा फूड लेने से क्या हो, ज्यादा न्यूट्रिएंट बॉडी को नहीं मिलता है। ये एक मिसकंसेप्शन है कि हम जितना ज्यादा खाएंगे बॉडी को उतना ज्यादा न्यूट्रिएंट मिलेगा। नहीं, आप जितना ज्यादा खाना खाइएगा, भोजन कीजिएगा, उतना ज्यादा बॉडी फैट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एनर्जी बहुत ज्यादा मिलेगा, बट कोई जरूरी नहीं है। हाँ, अब इसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ाइएगा तो क्या होगा, जब एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई बढ़ेगा, और जब विलाई की क्वांटिटी बढ़ेगी तभी जाकर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होगा। इसका मतलब हम ये नहीं कहे कि नहीं खाना चाहिए, अगर दिन में एक बार खाए तो बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक बार जब उसमें से न्यूट्रिएंट निकल गया तो फिर क्या हो जाएगा। हाँ, बट बॉडी कॉल करता है, बॉडी की क्लॉक को समझिए, बॉडी खुद तय करता है, डिटरमाइन करता है कब फूड लेना है, कब फूड नहीं लेना है। ये तय करेगा कि स्टमक से रेगुलेट होगा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर फूड का मूवमेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ फूड जाएगा। तो आगे हम स्टडी किए थे माइक्रो विलाई की बात करते हैं, विलाई, इंटेस्टिनल विलाई। तो करा ये
0.5 to 1.6 इंच का होता है। इसकी जो लेंथ होती है पूरी, ये लेंथ, ये 0.5 से 1.6 इंच तक का होता है एक माइक्रोबिलाई। 2-3 पॉइंट याद रखिएगा माइक्रोबिलाई के बारे में। माइक्रोबिलाई की डेंसिटी क्या होती है? 10 to 40 बिलाई पर स्क्वायर मिलीमीटर या 6000 to 2500 बिलाई पर स्क्वायर इंच। इसकी जो हाइट की बात होती है 0.5 से 1.6 इंच का होता है लेंथ ऑफ विलाई। एपिथेलियल सेल ऑफ विलाई, इस विलाई में देखिए इपिथेलियल सेल है, इपिथेलियल सेल। ये इपिथेलियल सेल ही विलाई के द्वारा विलाई न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। अब एपिथेलियल सेल में इसको क्या मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिएंट होता है, मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स कौन? एपिथेलियल सेल एब्जॉर्ब करता है। आगे जो कैपिलरीज में देता है, इसके साथ ही लैक्टेज यानी लिपिड, और लिपिड यानी खासकर जो एपिथेलियल सेल है ये कार्बोहाइड्रेट्स और ये एब्जॉर्ब करेगा कार्बोहाइड्रेट्स और एमिनो एसिड्स को। और लैक्टेज, इसमें लैक्टेज भी होता है या लिपिड ये ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब इसके बाद एक्सेप्शन, यानी इसके बारे में माइक्रोबिलाई के बारे में 2-3 जान लिए कि ये बिलाई में अगेन माइक्रोबिलाई होगा। बिलाई में भी छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होंगे जिसको हम लोग कह देंगे माइक्रोबिलाई। अब ये माइक्रोबिलाई क्या करेगा? न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करेगा। स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, यानी फूड जाएगा काफी देर तक और बहुत ही स्लो स्पीड से फूड मूव करेगा। सो दैट ये सकरा होता है और पूरा का पूरा फूड अच्छी तरह से विलाई के माइक्रोबिलाई से होता हुआ जाता है। सो दैट हर विलाई एक्ट लाइक टेंटिकल्स, जैसे ही विलाई के कांटेक्ट में आता है उससे न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करता है। मोस्ट ऑफ विलाई इसमें होता है एपिथेलियल सेल होता है। एपिथेलियल सेल आपको अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स को अब्जॉर्ब करता है और इसमें लैक्टेज भी आपको अब्जॉर्ब होगा, जो आगे जाकर ब्लड में मिला दिया जाएगा। अब एक्सेप्शन कहता है ड्यूडोनम आयरन को अब्जॉर्ब करता है। आयरन का अब्जॉर्प्शन बिलाई में नहीं होता है, ड्यूडोनम में आयरन का अब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद टर्मिनल इलियम विटामिन B12 और बाइल साल्ट को अब्जॉर्ब करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हर जगह सारे न्यूट्रिएंट का अब्जॉर्प्शन नहीं होता है। कोई पूछे आयरन का अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो आयरन का अब्जॉर्प्शन ड्यूडोनम में होता है। विटामिन B12, बाइल साल्ट, इसका अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? टर्मिनल इलियम में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली किसको ऑब्जर्व करता है? वाटर और लिपिड थ्रू पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा होता है। एक्टिव डिफ्यूजन और पैसिव डिफ्यूजन चैप्टर्स में है, आपको देंगे, ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ना है, आपको देख लीजिएगा, वीडियो बना हुआ है। सोडियम बाइकार्बोनेट हैज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड को ट्रांसपोर्ट के रूप में एब्जॉर्ब होता है। फ्रक्टोज, इसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। डाइजेस्टेड एंजाइम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन से होते हैं? तो ये पैंक्रियाज और लीवर के द्वारा, पैंक्रियाज और लीवर से अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को ऑब्टेन करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोलेसाइस्टोकाइनिन के द्वारा ये डाइजेस्टिव एंजाइम को प्राप्त करता है। प्रोटीन आर डाइजेस्टेड टू पेप्टाइड एंड एमिनो एसिड बिगिन एट स्टमक एंड कंटिन्यू टिल लार्ज इंटेस्टाइन। प्रोटीन की डाइजेशन स्टमक में शुरू होता है, प्रोटीन पेप्टाइड में कन्वर्ट होता है,
प्रोटीन दो चीज में, पेप्टाइड और अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। तो इसका डाइजेशन स्टमक से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक चलता है। लिपिड आर डीजेनरेटेड to fatty acid and glycerol by pancreatic lipase with the help of bile salt। लिपिड किस में कन्वर्ट होता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। कौन करता है? पैंक्रिएटिक लाइपेज में। बाइल साल्ट क्या करता है? बाइल साल्ट फैट को और ट्राइग्लिसराइड को इमल्सिफाई कर देता है, तोड़ देता है। लाइपेज ट्राइग्लिसराइड को स्मॉल कंपोनेंटों में तोड़ देता है। अब लाइपेज क्या करता है? ट्राइग्लिसराइड को तोड़ देता है सो दैट स्मॉल इंटेस्टाइन को एब्जॉर्ब कर सके। पैंक्रिएटिक एमाइलेज कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को और ओलिगोसैकेराइड में तोड़ देता है। पैंक्रिएटिक एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को ओलिगोसैकेराइड में तोड़ देता है सो दैट स्मॉल इंटेस्टाइन इसको एब्जॉर्ब कर सके। और कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं, है ना, कुछ बैक्टीरिया लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई आर एब्जॉर्ब्ड इन अपर स्मॉल इंटेस्टाइन व्हाइल विटामिन B12 इज एब्जॉर्ब्ड इन इलियम। अब देखते हैं इनमें एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के माइक्रोविलाई से आता है, इसमें एक एब्जॉर्प्टिव सेल है, इंडोक्राइन सेल है। इंडोक्राइन सेल इसका मेन काम क्या है? इनका मेन काम है हार्मोन रिलीज करना। ये हार्मोन रिलीज करेंगे, कुछ हार्मोन रिलीज करेंगे सो दैट जो इसमें जो अदर ऑर्गन्स हैं, जो कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं डिजेनरेटिव को जनरेट हो गया। ये हार्मोन का क्या काम है? हार्मोन आपको पता है हार्मोन क्या है? बायोकेमिकल जो लाइफ प्रोसेसेस को एक्सटेंड करता है। तो ये एंडोक्राइन सेल हार्मोन सेक्रेट करेंगे सो दैट इसमें डाइजेस्ट या एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस बढ़ सके। माइक्रोविलाई उसमें से न्यूट्रिएंट्स को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेगा। ये जैसे जैसे जाएगा इट्स बाय यूजिंग कैपिलरी एक्शन, तो उसमें से धीरे धीरे वन बाय वन, चूंकि फूड में से सारे न्यूट्रिएंट अलग हो गए होते हैं, तो जब धीरे धीरे जैसे आगे की ओर बढ़ेगा माइक्रोविलाई में से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता जाएगा और सबको एब्जॉर्ब करता हुआ ये स्टमक के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज है इसमें मिला देता है। अब इसमें लिम्फ कैपिलरीज भी हैं, है ना। ब्लड कैपिलरीज के साथ साथ लिम्फ कैपिलरीज भी हैं जो लिम्फेटिक नोड्स यानी स्पेसिफिक केमिकल्स को एब्जॉर्प्शन की रेट को बढ़ा देगा। इसका एरिया ज्यादा बढ़ने के लिए इसके एरिया की अगर बात करते हैं तो पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की एरिया की बात करते हैं, लगभग 200 स्क्वायर मीटर एरिया होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई का। तो 200 स्क्वायर मीटर से जब फूड आगे की ओर जाता है तो वहां से मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते के सारे फूड के न्यूट्रिएंट अलग हो गए होते हैं और वो एब्जॉर्ब कर ब्लड के द्वारा ब्लड में मिला दिए जाते हैं सो दैट विद द हेल्प ऑफ ब्लड वो बॉडी के अदर ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट किए जा सके। आगे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है इसके बारे में जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो की इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो को देखें। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।